हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर 5 का पार्ट 3 लेके आ गया हूँ आपके सामने। इसमें हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद एक बड़ा टॉपिक आएगा जो कि अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो इससे अगले वीडियो में आएगा। काफ़ी लंबा टॉपिक है, तब तक देखिएगा कि कुछ टॉपिक्स। गतिशीलता, तो गतिशीलता के बारे में जानिए। गतिशीलता क्या होती है? तो बच्चों, गतिशीलता किसी आवेश वाहक का वह अनुगमन वेग है। गतिशीलता भी क्या होती है? अनुगमन वेग ही होता है। अनुगमन वेग आप जानते ही हैं कि जैसे कोई चालक है और किसी तार के अंदर वो गति कर रहा है, ठीक है, निश्चित दिशा में। यानी ये कह सकते हैं कि बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, ऐसे जब ये गति करता है तो इसके वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। और यहाँ से गतिशीलता की हम परिभाषा करें तो गतिशीलता किसी आवेश वाहक का वह अनुगमन वेग है, ठीक है, अनुगमन वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र एक एकांक हो बच्चों, जो वैद्युत क्षेत्र कितना हो, ई बराबर एकांक हो, तो उसे हम गतिशीलता उसकी कह देंगे। तो इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। तो हम यहां से अगर परिभाषा दें, एकांक वैद्युत क्षेत्र अगर एकांक हो, ई बराबर 1 हो, तो ई 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो एकांक वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, गतिशीलता किसी आवेश वाहक का वह अनुगमन वेग है। यानी ये क्या है? अनुगमन वेग है। गतिशीलता किसी आवेश वाहक का वह अनुगमन वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। जब बच्चों ई का मान 1 हो जाएगा तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? बी डी। तो जो ये बी डी के बराबर ही तो हो जाएगी गतिशीलता। तो इसलिए इसे कहते हैं गतिशीलता किसी आवेश वाहक का वह अनुगमन वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू बराबर वी डी अपॉन ई, ठीक है बेटा। ये इसका फॉर्मूला है। अगर हम यहां से बात करें बच्चों, इसे और देख सकते हैं आगे, चूंकि आप जानते हैं जे बराबर एन ई वी डी होती है, धारा घनत्व तो जे बराबर एन ई वी डी। तो अगर वी डी यहां से निकाल लूं तो वी डी बराबर हो जाएगा जे अपॉन एन ई। बोलिए, तो यहां पे वी डी की वैल्यू यहां पुट कर दें, है ना। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों, म्यू बराबर वी डी की जगह पे क्या आ जाएगा? जे अपॉन एन ई। वी डी की जगह पे क्या आएगा? जे अपॉन एन ई। और ये आपका जो है ई, ठीक है। अब नीचे ऊपर वाली संख्या बटे में है और नीचे वाली बटे में नहीं है, तो नीचे बंद करना पड़ेगा, बन जाएगा, ऊपर एन ई आ जाएगा इसके साथ। तो जो म्यू बराबर आएगा जे अपॉन एन ई इंटू कैपिटल ई। ये इसका एक फॉर्मूला और बन सकता है, ठीक है। अच्छा, इसका जो मात्रक है, इसका जो मात्रक होता है बच्चों, वो होता है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड, प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो यहां से इसका जो है मात्रक हम निकाल सकते हैं। ये जो मात्रक हो जाएगा इसका, ये कोई गतिशीलता, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट देखिए, यहां से अब बात करते हैं वैद्युत प्रतिरोध की। वैद्युत प्रतिरोध, अब बेटा आप जानते हैं वैद्युत प्रतिरोध आर बराबर होता है बी अपॉन आई। इस वाले इससे फॉर्मूले से परिभाषा कर सकते हैं चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर। जैसे कोई चालक तार है, ये इसके सिरों के बीच लगा विभवांतर और इसमें बहने वाली धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अगर बेसिकली इसके नेचर वाइज देखें तो हम दूसरी तरीके से भी इसकी परिभाषा दे सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले देखिए, चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर, चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर तथा उसमें
तथा उसमें बहने वाली धारा तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बेटा, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई R, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। R इक्वल्स टू V अपॉन I, यही होती है, इसी से हो जाती है परिभाषा, R बराबर V अपॉन I। ठीक है, चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I, और बट्टे को कहते हैं अनुपात। अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। बच्चों, इसका अगर मात्रक आप देखोगे तो मात्रक इससे बन जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, या क्या हो जाएगा बच्चों? ओम, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, इसकी विमा देखें। विमा होती है बच्चों इसकी ml2 T-3 A-2, ml2 T-3 A-2। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया वैद्युत प्रतिरोध। अगर हम यहां से अगर इसके नेचर वाइज देखें, प्रतिरोध है क्या चीज वास्तव में, इसे समझें, तो यहां से देखिए बच्चों, नोट, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावटों को, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावटों को प्रतिरोध कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है या कहते हैं। जैसे बच्चों, जैसे कोई ये पदार्थ है, ठीक है, अब ये परमाणु से मिलकर बना होगा, अब इसमें आवेश को लाने का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं ये, तो जब इसे बैटरी से जोड़ दिया जाएगा बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाएंगे ऐसे। तो जब ये गति करेंगे तो इन परमाणु से टकराएंगे, तो टकराने का मतलब रुकावट आएगी इनके मार्ग में। तो अब यानी इलेक्ट्रॉन के मार्ग में रुकावट मतलब आवेश के मार्ग में रुकावट। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, मतलब आवेश प्रवाह के मार्ग में रुकावट मतलब धारा के मार्ग में रुकावट, और धारा के मार्ग में रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो इसको हम नेचर वाइज ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं हम वैद्युत चालकता। ठीक है, तो बच्चों वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, वैद्युत चालकता बराबर 1/r। ठीक है, इसे आप जी सिग्मा जिससे भी नोट करना चाहें, तो ये 1/r। इसका जो मात्रक बनेगा बच्चों, ओम इनवर्स। क्या होगा? ओम इनवर्स या मोहु, है ना, ओम इनवर्स या मोहु। अच्छा देखिए, ओम का नियम क्या है, अब देखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, इसे समझिए। ओम का नियम, अब ये क्या है? अब बच्चों देखो, ओम के नियम में तो शर्तें हैं, मैं लिख के बता देता हूं। यदि किसी चालक की, यदि किसी चालक की
भौतिक अवस्था में, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो, कोई परिवर्तन न किया जाए तो, भौतिक अवस्था जानते हैं आप? भौतिक अवस्था यानी ताप, दाब, क्षेत्रफल। ठीक है, भौतिक अवस्था से मतलब क्या है? ताप, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई, मतलब इसी में आ जाएगी फिर। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में यानी ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल इनमें परिवर्तन ना किया जाए तो हम ये कह देते हैं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक फिजिकल कंडीशन जैसे ही है, इसे पिचका के, ऐसे तान के लंबा कर दो, पिचका के चौड़ा कर दो, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसकी भौतिक अवस्था में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो, ये इसके लिए शर्त है बेटा। ओम के नियम की ये शर्त होती है, तभी ओम का नियम लागू होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ओम का नियम लागू नहीं होगा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर, चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा, का अनुपात, धारा का अनुपात क्या रहता है? नियत रहता है, का अनुपात नियत रहता है। ठीक है, इसी को ओम का नियम कहते हैं, यानी कि आर बी अपॉन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट।